आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 27 मई का, और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं ट्राई करूँगा कि 15 मिनट के अंदर देने के लिए। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करके इन्फॉर्मेशन में, लेकिन हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और जो एग्जाम पॉइंट उससे इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे। तो पहला करंट अफेयर्स आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, जिसमें एक इनकी डिपार्टमेंट है। देखो यार, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होती है, तो उसमें से एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। इसको जो है ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया है। ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड था, इसका काम था कि टेक्निकल सपोर्ट देने का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। पर इसका जो है डिसॉल्व करने का कारण आपको पता लगना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करता था, और इसका जो ऑपरेशन था वो रोक दिया गया था बाय 1 दिसंबर 2023 को ही। 2023 को रोक दिया गया था, और अब ऑफिशियली इसको डिसॉल्व भी कर दिया गया है बाय दिस मिनिस्ट्री। इसके साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड था, ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आता था। ये पहले आता था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। बट 1993 के बाद इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास। आपको ये भी एग्जाम पॉइंट से थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट जो है बैंक में रहता है वो रीच कर गया है 42,270 करोड़। ठीक है, एज ऑफ मार्च 2023। ये मार्च 2024 की बात नहीं चल रही है, मार्च 2023 में जो था अनक्लेम डिपॉजिट जो बैंक में पड़ा रहता है वो पड़ा हुआ है 42,270 करोड़। और ये जो डेटा दिया गया है बाय RBI। अब इसमें आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, इसमें कौन कौन से बैंक इंक्लूड है। इसमें सारे बैंक इंक्लूड है, जैसे कि PSB, जैसे SBI हो गया, कैनरा बैंक हो गया, PNB हो गया। ये सारे बैंक्स प्राइवेट बैंक्स, जैसे कि HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, वैसे वाले बैंक्स, और कुछ फॉरेन बैंक जैसे कि सिटी बैंक्स हो गए, और कुछ RRBs। आपने RRB से एग्जाम दे रहे हो तो कुछ RRBs भी जो है इसमें इंक्लूड है। इसमें जो डेटा निकाला गया है, इसमें बताया गया है कि कुछ 42,000 के आसपास जो है करोड़ के आसपास जो है अनक्लेम डिपॉजिट्स है। तो पहले तो हम ये समझना पड़ेगा कि अनक्लेम डिपॉजिट होते क्या हैं। अनक्लेम डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट है, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा, ठीक है, उसकी अकाउंट जो है 10 साल तक एक्टिव नहीं है, तो और उसका जो भी टर्म डिपॉजिट है वो भी नहीं क्लेम किया जा रहा है 10 साल तक, तो उसको बोला जाता है अनक्लेम डिपॉजिट। और वो जो फंड है, वो पैसा है, वो बैंक से ट्रांसफर होके वो चले जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, जो कि मेंटेन करता है खुद RBI। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो गवर्नमेंट के पास चला गया, अब गवर्नमेंट पता नहीं पैसे लौटाएगी कि नहीं। लेकिन यही चीज़ है कि अगर आपका अनक्लेम डिपॉजिट भी हो 10 साल के बाद, ये जो है ये DEA फंड के पास चले जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे को लगता है कि अब मैं क्लेम कर सकता हूँ, या उसको पता लगे कि अब मेरा पैसा इधर अटका पड़ा हुआ है, उसको याद नहीं हो, तो वो बाद में पता भी लगा सकता है ना कि मेरा पैसा उधर अटका पड़ा है। तो वो पता लगाने के बाद अगर वो क्लेम करना चाहे तो वो क्लेम कर सकता है, और वो क्लेम करेगा कहाँ पे, अब जाएगा वो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड के पास, और वहाँ से जो है इसके पास जो भी पैसा रिमेनिंग बाकी है वो उसके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि कितना जो है मेरा अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है जो कि अनक्लेम्ड है, तो वो पता लगाने के लिए RBI ने पिछले साल ही एक उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स है उसको क्लेम करने के लिए सेंट्रलाइज सर्च निकाला था कि अगर किसी बंदे का नाम हो या तो अकाउंट नंबर पता हो, तो वो अकाउंट नंबर को सर्च करके देख सकते हैं कि उसके अकाउंट, उसके नाम पे जो है कितने अनक्लेम डिपॉजिट है, और उसको क्लेम भी कर सकता है। ऐसा कुछ RBI ने पिछली बार निकाला था। ठीक है, मैंने आपको पूरा चीज़ बता दिया। अब हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है अनक्लेम डिपॉजिट कौन से बैंक के पास पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो PSB में सबसे ज़्यादा जो पड़ा हुआ है वो SBI के पास पड़ा हुआ है। SBI के पास कितना पड़ा हुआ है, 2.16 करोड़ रुपये, 2.16 करोड़ अकाउंट्स में टोटल 8,000 करोड़ के आसपास जो है इनके पास पड़ा हुआ है अमाउंट एज अनक्लेम डिपॉजिट। और अगर हम टोटल माने, SBI मैंने हाईएस्ट बताया ना, लेकिन हम टोटल देखें तो टोटल जो है होल्ड करता है PSB 33,000 करोड़ के आसपास, जो कि 83% ऑफ द टोटल, मतलब कि जो ये आपका 42 है ना, इसमें से देखो आप सिर्फ जो PSB है इसमें ही 83% जो है टोटल, मतलब कि 83% निकालेंगे, इसका जब निकालेंगे तो 83% आएगा। तो उसके हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट है वो PSB में ही है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा है वो SBI में है। SBI के बाद किसके पास है, PNB के पास है। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि SBI के पास है, उसके बाद PNB के पास है। और इसकी जो वैल्यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट से, अब इसको सीधे सीधे स्किप कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट किसके पास है। प्राइवेट बैंक में देखोगे तो सबसे ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट ICICI बैंक के पास है, उसके बाद जो है HDFC बैंक के पास है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं कि RIDAI, मतलब कि इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है न्यू कॉर्पोरेट रेगुलेशन फॉर इंश्योर। तो इसमें मैंडेटरी कर दिया जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको अप्रूवल लेने के लिए बोर्ड मेंबर से, ठीक है, बोर्ड मेंबर से अप्रूवल लेने के लिए कि इसमें कौन जो है बोर्ड मेंबर का पार्ट रहेगा, ये कौन जो है चेयरमैन रहेगा, इसके लिए निकाला गया है। और इसमें जो टाइम दिया गया है, जो भी एग्जिस्टिंग
चेयरपर्सन है उनको टाइम भी दिया गया है 31 मार्च 2026 तक कि वो जो है इसको इम्प्लीमेंट करे। और इसमें जो कंप्रोमाइज़ रहेंगे कौन कौन रहेंगे इसमें इंश्योरर, इसमें जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये सब में, ठीक है। और इसमें जो है मिनिमम बोला है कि 3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए, और उसमें से भी एक कोई वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कुछ रूल चेंज कर दिए गए, इससे पहले कुछ और रूल था और अब कुछ और है। अब देखते हैं कि सेबी ने कुछ अनइफेक्टेड प्राइस निकाले फॉर ट्रांजेक्शन। इसको तो मैं समझाना चाहूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कंपनी ए है, इस कंपनी जो है ये कंपनी बी को एक्वायर करने वाली है, ठीक है। अब इसमें से कोई ना कोई एम्प्लॉय तो होगा ना जिसको पता होगा कि ये कंपनी जो है बी एक्वायर करने वाली है, ए जो है कंपनी बी को एक्वायर करने वाली है। तो ई जो भी ये एम्प्लॉय रहेगा वो क्या करेगा कि वो बी का जो शेयर है वो पहली रात को खरीद लेगा या 1 महीने पहले खरीद लेगा, ठीक है। तो 1 महीने पहले जब खरीदेगा उसको पहले पता है कि ए जो है एक्वायर करने वाला है बी को, तो वो जो है उसका लाभ ले सकता है। अब इसमें नुकसान किसको हुआ? पब्लिक को हुआ। जो नॉर्मल पब्लिक था उसको तो पता ही नहीं था कि ए जो है बी को एक्वायर करने वाला है, पर जो दूसरे एम्प्लॉय है या तो दूसरे जो लोग हैं, जो ह्यूमर्स फैल जाते हैं मार्केट्स में, निकल जाता है कि ये जो है कंपनी इसको एक्वायर कर सकती है, तो उस केस में जो पब्लिक है वो ह्यूमर्स को देख के ही ये बी के स्टॉक्स भी खरीदना चालू कर देगी। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए इसी चीज़ को रोकने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाए हैं इस ह्यूमर्स को रोकने के लिए। तो हम ये रूल्स और रेगुलेशंस देखते हैं। पहले इसमें लिखा गया है कि मार्केट ह्यूमर्स। अब ये मार्केट ह्यूमर्स कौन फैला सकता है? जो जैसे कि मैंने आपको बोला जो एम्प्लॉय है या तो जो टॉप मैनेजमेंट वाले बंदे रहेंगे, जो टॉप मैनेजमेंट जो काम करेंगे कंपनी ए में, तो उनको तो ये चीज़ पता होगी कि हम कंपनी बी को एक्वायर करने वाले हैं, तो आराम से वो स्टॉक खरीद लेंगे। और इसी के साथ वो फाइनेंशियल हेल्थ जो है इसके ऊपर भी ह्यूमर्स फैलते रहते हैं। और इवन जो कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर की ये भाई जो ये एक्वायर करने वाले थे ये एक्वायर नहीं करेंगे, अब ये मार्केट में ह्यूमर चल जाता है, तो जिसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो कम हो जाता है और जिसके से लोगों को नुकसान होता है। तो ये ह्यूमर्स को रोकने के लिए ही सेबी ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, तो वो स्टेप्स को हम देखते हैं। सेबी ने स्टेप्स उठाए हैं, जितने भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज होती है सेबी में के अंदर, जिसको लार्ज कैप भी बोला जाता है, ठीक है। अब लार्ज कैप में भी किसको लार्ज कैप बोला जाता है? जिसके भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 करोड़ के ऊपर रहता है, मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर रहता है, तो उसी को जो है लार्ज कैप बोला जाता है। तो इनको बोला गया है कि ये फ्रेमवर्क लागू कराना है। आपको डेट याद रखना है, ये फ्रेमवर्क लागू कराना है 1 जून 2024 तक। और उसके बाद जो मीडियम कैप वाले कंपनीज रहती है उनके लिए बोला गया कि इनको जो लागू कराना है 1 दिसंबर 2024 तक। आपको ये 2 डेट्स बहुत ध्यान से याद रखना है और अच्छे से याद कर लेना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ए को पहले ही पता है कि वो जो है बी को एक्वायर करने वाला है, तो अगर ये ह्यूमर फैल गया मार्केट में तो क्या होगा कि ह्यूमर फैलते ही वो जो है बी का स्टॉक खरीदना चालू कर देंगे। तो इसी ह्यूमर को रोकने के लिए जो भी प्राइस है जिस दिन ह्यूमर फैला उसके बाद या तो 60 डेज या तो 180 डेज बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन स्टेट, कौन से स्टेट में है, तो उसका जो है प्राइस जो है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद उसका प्राइस को नहीं हिलाया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए किसी बंदे को मार्केट में ह्यूमर्स फैलने लगा कि कोई जो है स्टॉक मान लीजिए 400 रुपये का था, अब मार्केट में ह्यूमर फैला कि ये जो है बाद में बढ़ के कुछ 600 रुपये होने वाला है, तो बंदा क्या करेगा, वो जल्दी से जल्दी वो खरीदने की कोशिश करेगा ना। तो वो ह्यूमर्स को रोकने के लिए अब 400 रुपये जो है इसको जो है लॉक कर दिया जाएगा। अब ये 400 रुपये को लॉक कर दिया जाएगा, वो प्राइस, सॉरी ये थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ, ये 400 रुपये को लॉक कर दिया जाएगा और कोई भी बंदा जो है वो इस स्टॉक को जो है खरीद नहीं पाएगा, और खरीद पाएगा भी तो 400 रुपये तक खरीद पाएगा, ठीक है। उसका प्राइस जो है 400 रुपये तक ही अनइफेक्टिव रहेगा 60 दिन तक। 60 दिन रखा है और 180 दिन रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर चलता है, एनयूज़ की तरफ से आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि टीसीएस के बारे में पता होगा। तो टीसीएस जो है वो सपोर्ट करेगी बर्गन बैंक को। अभी बर्गन बैंक कहाँ का है? ये एक तरह का कुवैत का बैंक है, ठीक है। ये वन ऑफ द यंगेस्ट कमर्शियल बैंक भी है कुवैत का, तो इसको जो है सपोर्ट करने का काम करेगा। अब ये सपोर्ट कैसे करेगा? अब आपने एक चीज़ सुनी होगी बैंक में BANCS, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा TCS BANCS। ये TCS का एक सॉफ्टवेयर है जो कि इवन इंडिया के बहुत सारे बैंक्स जो है यूज़ करती है इस सॉफ्टवेयर को। तो इसी सॉफ्टवेयर को देने का काम करेगी बर्गन बैंक को, और ये बर्गन बैंक कहाँ का है? कुवैत का है। तो ये बर्गन बैंक को ये सॉफ्टवेयर देगी और ये हेल्प करेगी कि बर्गन बैंक जो है TCS के सॉफ्टवेयर यूज़ करे और जो भी इनका बैंकिंग प्रोसेस है उसको ट्रांजेक्शन करे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते तो आपको और अच्छे समझ आएगा। अब मान लीजिए कोई एक बंदा SBI से ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, SBI से उसने अकाउंट खोला है, लेकिन वो उसको कैसे पता लगेगा? अगर मान लीजिए उसे वही जो है दूसरे SBI बैंक में गया, ठीक है,
तो वो दूसरा SBI बैंक में गया, ये कहाँ पे था, ये दिल्ली में था, और ये मान लेते हैं हम कोलकाता में है। अब उस बंदे का जो अकाउंट है वो कोलकाता में कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रलाइज, जो ये आपको दिख रहा होगा ना, इधर कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने अभी देखा, ये मॉडर्न को टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइज करने का काम करता है, कंसोलिडेटिंग मल्टीपल सॉलिडेशन एप्लीकेशन इनटू मॉडल यूनिवर्सेस, मतलब मान लीजिए कि सेंट्रलाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से वो TCS सॉफ्टवेयर है, BEANCSE है, जिसकी वजह से वो जो है डेटा सेंट्रलाइज फॉर्म में रहता है और वो जो है एक्सेसिबल है कोई भी बैंक के ब्रांच से। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि श्रीनिवासन आर कुलकर्णी, इनको जो है प्रेस्टिजियस 100 अवार्ड मिला गया है, और ये अवार्ड कौन सी कैटेगरी में मिला गया है, इनको एस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में मिला गया है, और ये दिया गया है फॉर टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ये जो अवार्ड है इसको नोबल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, तो इसकी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो स्टैब्लिश हुआ था 100 प्राइज फाउंडेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2002 में, और ये डिफरेंट कैटेगरीज में देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एस्ट्रोनॉमी में दिया गया है, इसके साथ ही इसमें लाइफ साइंस के लिए भी दिया जाता है, मेडिसिन एंड मैथमेटिकल साइंस के लिए भी दिया जाता है, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो एस्ट्रोनॉमी वाला अवार्ड है ये किसको मिला आपको, ये आप इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको 2 के नाम याद नहीं रखने क्योंकि वो पूछे भी नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या आ रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहा है, जिसको बोला गया है कि ये जो है पहला एयरपोर्ट बना है ये इंडिया का जो कि जीरो वेस्ट टू लैंडफील्ड है। अब ये जीरो वेस्ट टू लैंडफील्ड क्या है इसके बारे में आगे समझेंगे, पहले तो ये समझते हैं कि अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है। ये अवार्ड जो दिया गया है वो CIITC की तरफ से दिया गया है, जो कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से ये दिया जाता है। अब ये जीरो वेस्ट टू लैंडफील्ड का मतलब क्या हुआ कि इसको सस्टेनेबली इस एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है, जो कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या केरला तिरुवनंतपुरम में। तो ये जो है एयरपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस की वजह से ये जो है अवार्ड दिया गया है। इसके साथ पढ़ते हैं कि टाटा कम्युनिकेशन ने पार्टनर किया सिस्को के साथ। सिस्को सिस्टम अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि सिस्को सिस्टम जो है नेटवर्किंग में ज़्यादा काम करता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए सिस्को सिस्टम जो नेटवर्किंग जैसे बनाते हैं ना हम, जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, या तो आप RRB PO की तैयारी करेंगे तो हम कंप्यूटर साइंस थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि डिफरेंट होता है, लैन वैन ये सब पढ़ा होगा। तो उसी में से एक नेटवर्किंग का जो कैसे बनता है वो नेटवर्किंग, वो बनाने का सॉफ्टवेयर जो है वो है सिस्को सिस्टम, और ये जो है US बेस्ड है, और ये जो है लॉन्च कर रही है दोनों कंपनीज मिलकर वेब बेस्ड कॉलिंग, और ये जो है एक तरह का क्लाउड बेस्ड पब्लिक स्विच टेलीफोनिक नेटवर्क है, और ये जो है हेल्प करेगा बिजनेस करने के लिए जो भी इंडिया के एंटरप्राइज है इसको। तो ये जो है इंडिया का पहला है जिसके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। इंडिया जो है डेवलप कर रहा है फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड। अब देखो यार, फर्स्ट जब भी आ जाता है ना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट से ही कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए फर्स्ट वाला न्यूज़ हमें कवर करना है। तो हमें ये पढ़ना है कि अब कि इंडिया का पहला फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड फैसिलिटी बनाया गया है टू स्टडी क्या वेस्ट नॉन वेस्टर्स। अब हम ये समझते हैं कि पहले तो नॉन वेस्टर्स होते क्या हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉन वेस्टर होते क्या, तो आपको आराम से समझ आएगा क्या चीज़ क्या है ये। नॉन वेस्टर जो हैं वो ओरिजिन होते हैं फ्रॉम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, और ये दूसरे लोकेशन से भी ओरिजिन होते हैं, लेकिन आपको ये इंडिया के लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ओरिजिन होते हैं जैसे कि साउथ नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, यहाँ से ओरिजिन होते हैं। और इसमें जो इंडिया में बोला जाता है यहाँ से नाम दे सकते हो, और असम में क्या बोला जाता है यहाँ से नाम दे सकते हो। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जैसे कि सॉरी मैं थोड़ा डायग्राम खराब बना दिया, ये जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो ये जो पार्ट है ना इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। तो इसके इधर जो वेस्ट बंगाल हो गया, जैसे कि बिहार हो गया या उड़ीसा हो गया, ये जो 3 लोकेशन है या जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट है, यहाँ से कोई भी अगर साइक्लोन जो है डेवलप किया जाता है तो उसी को बोला जाता है नॉन वेस्टर्लीज। तो आपको समझ आ गया नॉन वेस्टर्लीज होता क्या है। तो यही नॉन वेस्टर्लीज को ही जो है स्टडी करने के लिए कुछ पहला टेस्ट बेड फैसिलिटी बनाया गया है, और ये जो टेस्ट बेड फैसिलिटी बनाने वाली 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाएंगे। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर समय पिक्चर में आएगी ही आएगी जबकि वो भी वेदर की बात चलती हुई, क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म पता लगाने के लिए हमें पहले वेदर की बात पता लगना जरूरी है। तो ये वेदर के लिए तो पहले पिक्चर में हर समय आएगी वो आएगी IMD न्यू दिल्ली, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली का। इसके साथ जो पार्टनर किया है वो क्या है IITM, मतलब कि IITM मतलब IIT मुंबई नहीं, IITM का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे, इन्होंने पार्टनर किया हुआ है। और इनके ये दोनों के साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने पार्टनर किया रखा हुआ, वो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग दिल्ली। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ही ये जो टेस्ट बेड बनाने का
काम कर रही है इंडिया में, ठीक है। इसका लोकेशन अभी बताया नहीं है, तो लोकेशन बताएंगे तो हम उसको भी पढ़ लेंगे। मैं कभी भी आपको बोलता हूँ कि इंटरनेशनल डेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये इंटरनेशनल डेज ऐसे हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी जो है फर्स्ट एवर है। तो ये फर्स्ट एवर यूएन का इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर जो है बनाया गया है, वो उसका डेट भी इंपॉर्टेंट है 24 मई। आपको ये डेट भी याद रखना है कि 24 मई को बनाया गया है। अभी आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये दिखता कैसा है, ये एक तरह बखा जैसा दिखता है, और इसका जो सिंग है ना वो स्क्रू ड्राइवर की तरह है। ये ऐसा देखिए आप, कुछ ऐसा स्क्रू ड्राइवर की तरह ये सिंग बन रहा है। तो ये इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये जो है आपको मिलेगा कि ये नहीं तो थ्रेटन में आ रहा है, अभी ख़त्म होने के कागाज में है इसको। तो ये खत्म होने के कागाज में ये कहाँ पे बताया गया है? ये बताया गया है भाई UNCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज के अंतर्गत बताया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे एनिमल्स हैं जो कि अभी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसी को रोकने के लिए ये जो है UN इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर 2024 बनाया गया है, जिसकी वजह से ये अवेयरनेस फैलाएंगे और प्रमोट करेंगे कि इसको जो है बचाया जाए जितना भी बचा सकते हैं। और मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख भी दिया है कि ये जो है एक तरह का स्नेक ईटर या तो स्नेक किलर भी बोला जाता है, क्योंकि ये सांप को मारता है। और इसके साथ ही जो इसका हॉर्न है, जैसे मैंने आपको बताया स्क्रू टाइप में, तो इसी की वजह से इसको बोला गया है कि स्क्रू हॉर्न गोट, ठीक है। ये बकरा है जिसका जो हॉर्न है वो स्क्रू की तरह है। तो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये क्या इंडिया में मिलता है ये कहीं पे? तो ये इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, और आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिड ईस्ट वाले इलाके, जैसे कि मिड ईस्ट वाले जो जगह होती है, जैसे कि हमारा देख सकते हो कि अफगानिस्तान के जो ऊपर वाले जो कंट्रीज़ है, तो उधर ये आपको ज़्यादा मिलता है। इवन जो काजाकिस्तान है उधर भी आपको ये जो दिखने मिल जाएगा। पर हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ छोड़ सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो है गोट मिलता है। तो अब देखते हैं, एक और न्यूज़ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से, जिसपे ये बोला जा रहा है कि अब अगर आपको DL लेना तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? DTO ऑफिस जाना पड़ता है ना, DTO ऑफिस या जो आपका RTO ऑफिस होगा वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन अब आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो ये न्यू रेगुलेशंस के अंतर्गत क्या बोला गया है कि अगर कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ से भी आप जो है लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हो। और इसकी जो ऑब्टेन करने की जो डेट रखी गई है वो 1 जून 2024 रखी गई है। 1 जून 2024 के बाद जिसको भी लाइसेंस चाहिए उसको DTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेटली ऑपरेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर है तो वहाँ से भी जो है वो DL वो बना सकता है। और ये करने का कारण ये है कि जो भीड़ होती है RTO या DTO ऑफिस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो जो है भीड़ को कम करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब प्राइवेट ऑपरेटेड ड्राइविंग सेंटर्स में जो है टेस्ट देके हम जो है DL ले सकते हैं, या तो RTO में जाके भी ले सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि हाँ RTO में जाके भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक ऑप्शन रख दिया गया है। इसके साथ एक ऑप्शन रखा है कि कोई भी बंदा जो है वो प्राइवेटली ऑपरेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके भी ये जो DL बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि जस्टिस नजमी वजीरी ये जो है चेयरपर्सन बनाए गए हैं बाय एडहॉक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के, और ये बने कहाँ के हैं? इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम मिलेगा फॉर एपोस्ट्रॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूँ तो संभाल लेना, मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसे खराब है। तो ये स्पोर्ट्स होता क्या है? ये एक तरह का स्पोर्ट्स है जिसमें हॉर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें हॉर्स अगर यूज़ हो रहा होगा तो वो जो भी स्पोर्ट्स है उसके लिए इनको जो है एज एडमिनिस्ट्रेटिव एडहॉक कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और इसमें जो कंप्रोमाइज़ है और भी दूसरे लोग हैं, इसको जो लीड करेंगे वो तो करेंगे नजरी जी, और लेकिन इसके साथ जो दूसरे भी लोग होंगे ना जो इनको हेल्प करेंगे काम करने के लिए, तो उसके लिए ऑब्जर्वरी में रखा गया है कुरैशी जी को, डॉक्टर SY कुरैशी जी को रखा गया। और इसके साथ एडवोकेट एक हैं हमारे रोशनी मूसा जी, इनको जो है एज अ मेंबर रखा गया। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नजरी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ SY कुरैशी जी इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इतने हमारा करंट अफेयर्स था आज के लिए। ये था 27 मई का करंट अफेयर्स। मुझे पता है मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, बट ये जो है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी को हम थोड़ा और अच्छे से वीकली में फॉर्म करके पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको इसका PDF चाहिए या आपको वीकली या मंथली का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको जो भी कंटेंट देता हूँ वो आपको टेबल फॉर्म में देता हूँ। तो आज के लिए हम वीडियो इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ अगर आपको कोई दूसरा वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इसी वीडियोस में मिलूंगा। थैंक